जय हिंद दोस्तों। हमने एक इंग्लिश एंड हिंदी एग्ज़ाम पार्ट शुरू किया है। साथ में हिमाचल की हिस्ट्री को हम कर रहे हैं। हिमाचल की हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये हिमाचल की वीडियो आपके लिए हेल्प कर सकती है। हमने हिमाचल का जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसको अच्छे से डिटेल में किया हुआ है, हिस्ट्री पार्ट कर रहे हैं हम। और साथ में मंडी की जो सुकेत रियासत है उसको वहाँ पर कवर अप कर लिया है। इसके साथ ही जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसको कंटिन्यू किया हुआ है। आज मैंने पार्ट 5 अपलोड किया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं। अगर लिंक पर नहीं तो डायरेक्टली आप यूट्यूब में जाकर बिहारी क्वेस्ट नाम का चैनल बनाया हुआ है उसमें जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। साथ में जो इंग्लिश और हिंदी एग्ज़ाम पार्ट ये शुरू किया है इसमें हम कुछ एक होमोफोन करते हैं। जो क्लास 1 के जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम होते हैं या अदर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये होमोफोन हेल्प कर सकते हैं। साथ में ये होमोफोन जो होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प कर सकते हैं, जो बच्चों की वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकते हैं। साथ में ही क्या होता है कि जो क्लास 4 के या जो क्लास 2 के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर जो इंग्लिश सेक्शन होता है वहाँ पर एंटोनिमस और सिनोनिमस आते हैं, वहाँ पर ये पोर्शन हेल्प कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको 5 या 6 वर्ड डेली लिखवाए जाते हैं और आपको उसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना होता है। एक दिन को छोड़कर अगले दिन क्या किया जाता है इसके आंसर बताए जाते हैं। तो इसके साथ ही हम इस जो इंग्लिश एंड हिंदी एग्ज़ाम पार्ट है इसमें हिंदी के कुछ मुहावरे करते हैं। आपको 10 या 12 मुहावरे करवाए जाते हैं और जो प्रीवियस टाइम के जो पेपर है उससे कलेक्ट किए हुए हैं। साथ में क्या किया जाता है कि आपको 5 या 7 मुहावरे दिए जाते हैं जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने होते हैं और अगले दिन क्या किया जाता है कि उन मुहावरों के आपको आंसर बताए जाते हैं। आई होप आपको मतलब ये पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। तो आगे चलते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी एग्ज़ाम जो पार्ट 4 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। होमोफोन और होमोनिमस ये आपस में सिनोनिमस है। पहला तो आपको ये बात याद रखनी है कि होमोफोन क्या होता है। तो होमोफोन मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन या जिनकी जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो उनकी साउंड क्या होती है, सिमिलर होती है, पर उनका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। साथ में उनकी स्पेलिंग जो होती है वो भी अलग अलग होती है। इनको कई बार कन्फ्यूजिंग वर्ड भी बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखिए होमोफोन क्या होता है, होमोनिमस क्या होता है। साथ में थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी तो आज यहाँ पर काफ़ी जोर शोर से बारिश हो रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। तो जो पहला होमोफोन है वो है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी का मतलब होता है ऑल आर रेडी। इसका मतलब है सभी तैयार है। और इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वी आर ऑल रेडी टू वेलकम आर लीडर। अब दोस्तों आपके लिए पेपर में कैसे आएगा, आपको ऑलरेडी वर्ड दिया होगा और आपको इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है और आपको नंबर दिया जाएगा 1। तो अब आपको क्या याद रखने की बात है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी है उसका मीनिंग पता करना जरूरी है। अगर मीनिंग पता नहीं होगा तो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होगी वो गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और साथ में अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये जो ऑलरेडी वर्ड है ये एडजेक्टिव है। क्या है ये एडजेक्टिव है और इसके कुछ एक आपको सिनोनिमस वर्ड है वो याद रखने हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अन्य जो इसके भी सेम वर्ड होते हैं वो कौन कौन से वर्ड है। तो पहला है प्रिपेयर्ड। तो दोस्तों याद रखना, पहला है प्रिपेयर्ड, दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड, तीसरा है अरेंज्ड। तो ये आपको 3 इसके क्या रखने हैं, जो सिनोनिमस है वो याद रखने हैं। ये किसी ना किसी, चाहे क्लास 1 का पेपर है, क्लास 2 का है, क्लास 3 का है, किसी भी स्टेट का हो या फिर मतलब सेंटर का एग्जाम हो वहाँ पर ये हेल्प कर सकता है। जो ये आपको सिनोनिमस बताए हैं ऑलरेडी का, और साथ में एडजेक्टिव है ये, और एरर डिटेक्शन में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है ऑलरेडी। अब स्पेलिंग में देखो थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस देखने को मिलता है आपको, कि जो लिटिल बिट डिफरेंस है उसको आपको मतलब अलग मतलब थोड़ा सा पता करना है। और इसका मतलब होता है अर्लियर। अर्लियर का मतलब होता है पहले से ही या पूर्व से ही। तो दोस्तों ये जो है आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, तो ये जो वर्ड है ये आपका एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है।
तो एडवर्ब है, आपको अच्छे से याद रखना है क्या है, ये एडवर्ब है। इसके अब जो आपको सिनोनिमस याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, तो बिफोर या बिफोर के साथ ही प्रीवियस, जो आपका क्या बोलते हैं प्रीवियसली। और नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है कि हियर टू फोर, ये भी वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। तो आपको अच्छे से ये इसके जो सिनोनिमस है उसको याद रखना है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट वर्ड जो है इसका मतलब होता है एल्यूजन। दोस्तों एल्यूजन जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको इसके बारे में क्या क्या याद रखना है। पहला, इसका हिंदी जो वर्जन होता है, हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष संकेत, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस। तो नेक्स्ट वन जो इसका आपको सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे देखनी है, द पोएम इज फुल ऑफ एल्यूजन, तो आपको अच्छे से याद रखना है। और अब चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो पार्ट ऑफ स्पीच में इसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ये नाउन है। क्या है ये, नाउन है। इसको अच्छे से आपने याद रखना है। तो इसके कुछ एक ज़्यादा सिनोनिमस मुझे नहीं मिले, पर 2 सिनोनिमस मिले हैं। इनडायरेक्ट आप बोल सकते हैं, या इम्प्लीकेशन, इसके क्या है, आपको 2 जो क्या बोलते हैं सिनोनिमस देखने को मिल सकते हैं, या ये मुझे मिले हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे, इम्प्लीकेशन और साथ में इनडायरेक्ट। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट जो आपका क्या बोलते हैं होमोफोन है, वो है इल्यूजन। तो इल्यूजन क्या होता है दोस्तों, कि जब इंद्रधनुष बनता है, या अगर आप राजस्थान वाले रीजन में गए हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, वहाँ पर पानी ना होते हुए भी पानी दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं इल्यूजन। इसका जो इंग्लिश मीनिंग है अ डिसेप्टिव शो, तो इसको बोलते हैं हिंदी में मृग तृष्णा। तो आगे इसका सेंटेंस देखते हैं, वी शुड नॉट बिलीव इन इल्यूजन, हमें क्या विश्वास नहीं करना चाहिए किसमें, इल्यूजन में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इल्यूजन का मतलब क्या होता है, आपको बता दिया। और साथ में आगे चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये कौन सा वर्ड है, क्या ये एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो दोस्तों ये जो वर्ड है ये है आपका नाउन, और इसके कुछ एक सिनोनिमस है। सिनोनिमस में पहले आता है विजन, नेक्स्ट वन है माइरेज, और माइरेज का मतलब ही ये मृग तृष्णा होता है। जैसे मैंने आपको जो डेजर्ट एरिया होता है उस वाले रीजन में मतलब पानी उतना ज़्यादा होता नहीं है, पर हमें क्या होता है, दूर कहीं पानी की मतलब लगता है कि पानी की बूंदें हैं, तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं इल्यूजन। तो अच्छे से मुझे आशा है कि आपको ये पता चल गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये जो जितने भी वर्ड है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। साथ में इसके जो सिनोनिमस बताए हैं उसको अच्छे से याद रखना है। ये हर एक एग्जाम में आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, चाहे वो क्लास 1 का हो, चाहे वो क्लास 4 का हो, क्लास 3 का हो, जैसा भी एग्जाम हो वहाँ पर ये हेल्प करेंगे, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वन जो होमोफोन है दोस्तों, वो होमोफोन है आपका अपोजिट। तो देख स्पेलिंग को ध्यान से देखना है दोस्तों, कि जो स्पेलिंग है उसमें लिटिल बिट क्या है, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस अपोजिट और इस अपोजिट में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस अपोजिट का मतलब होता है, जो ये वाला ऑपोजिट है APPOSITE, इसका मतलब होता है दोस्तों प्रॉपर। और प्रॉपर का मतलब क्या होता है, योग्य, या मतलब अच्छे तरीके से, क्या होता है, लगातार। तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट वन सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या है, हिज आर्ग्यूमेंट वर नॉट अपोजिट टू रामू। तो उसका जो आर्ग्यूमेंट था मीन्स योग्य नहीं था किसके, रामू के, उसने गलत कमेंट कर दिया। तो अच्छे से आप ये क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो ये जो है, ये आपका जो वर्ड है, ये वर्ड है यहाँ पर एज एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट वन जो इसके कुछ एक सिनोनिमस है वो आपको याद रखने हैं। तो पहला सिनोनिमस है एप्रोप्रिएट। दोस्तों याद रखिए, एप्रोप्रिएट का मतलब और अपोजिट का मतलब क्या होता है, आपस में एक दूसरे से वो मिलते जुलते वर्ड होते हैं। तो ये पर ध्यान रखना, कौन सा, APPOSITE वाला, ना कि OPPOSITE वाला। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन जो आपका सिनोनिमस है वो सुइटेबल। तो सुइटेबल आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है बेनिफिट फिटिंग, और
आगे वाला जो आपका सिनोनिमस है वो है रेलेवेंट। तो दोस्तों ये कुछ एक इसके सिनोनिमस है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं और आपकी ये वोकैबुलरी को भी इंक्रीज करेंगे। डे बाय डे अगर आप इसको सीखते चलते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपके पास ढेर सारी वोकैबुलरी हो जाएगी और आप इसका यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपको लर्न भी हो जाएगा और इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे एरर डिटेक्शन की बात करें या कहीं ना कहीं आप स्पीकिंग की बात करें तो वहां पर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन जो है आपका ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट का जो मतलब यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है वो है कॉन्ट्रेरी और साथ में इसका एक अन्य मीनिंग भी होता है, वो होता है इन फ्रंट ऑफ। हिंदी में इसका जो मीनिंग होता है विपरीत या के सामने। तो यहां पर आपको क्या करना है, सेंटेंस जो है राइट 3 ऑपोजिट वर्ड्स। तो आपको क्या करने हैं, 3 ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। ये आपका सेंटेंस है, मैंने काफ़ी इजी सेंटेंस रखे हैं, आप भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो आपकी ग्रामेटिकली पार्ट है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है कि ये कौन सा जो आपका वर्ड है, क्या नाउन है क्या प्रोनाउन है। तो दोस्तों यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये वर्ड भी एडजेक्टिव है, ऊपर वाला भी एडजेक्टिव था, ये भी एडजेक्टिव है। अब चलते हैं जो आपके सिनोनिमस वर्ड है उसकी तरफ। तो इसके जो सिनोनिमस है, पहला है फेसिंग। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्या है, फेसिंग। नेक्स्ट वन जो इसका सिनोनिमस है, कन्वर्स। दोस्तों याद रखना, कन्वर्स। और जो इसका थर्ड वन है, इनवर्स। और एक तो मैं आपको बता चुका हूं, कॉन्ट्रेरी। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे चलते हैं। कुछ एक जो वर्ड थे मैंने कल दिए थे। तो पहला वर्ड था जिसके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने थे, पर कोई भी बच्चा जो भी वीडियो देख रहे हैं एक कमेंट भी नहीं आता है। बोलने का मतलब है उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि जाकर गूगल में सर्च करें या कहीं से किसी बुक से सर्च करें और कमेंट सेक्शन में हेल्प करें, मतलब लिख कर सबकी हेल्प करें, या ये हेल्पफुल या फ्रूटफुल होगा सबके लिए। पर किसी के पास भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, ना वो लोग करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करें, जिससे क्या होगा, एक मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और साथ में क्या करूंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके लिए कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। तो जो कल के आपके पास सिनोनिमस वर्ड्स थे वो थे अवेल। तो सॉरी, इसकी स्पेलिंग मैंने क्या की हुई है, गलत लिखी हुई है। जो आपका अवेल है, AVAIL, ये वर्ड है। उसके बाद जो सेकंड वन वर्ड था, टर्मिनेशन, इम्पोज्ड, मैनिपुलेटिव और ट्रांसमिसिबल। तो ये आपके पास वर्ड थे। इसके आपको क्या लिखने थे, कुछ एक चाहे एक या दो सिनोनिमस लिखने थे। तो आगे चलते हैं, इसके सिनोनिमस लिखे हुए मैंने आज, ये कल का था, और इसके जो सिनोनिमस यहां पर लिखे हुए हैं, अवेल। तो जो अवेल है वो जो है वर्ब है। तो इसके जो सिनोनिमस वर्ड है वो कौन कौन से हैं, तो इसके जो सिनोनिमस वर्ड है वो आपको देखने को मिलेंगे। मुझे कलर चूज करने दो पहले। बेनिफिट, पहला जो है बेनिफिट। नेक्स्ट वन है एडवांटेज, यूटिलिटी और माइलेज। जो ये वर्ड है, ये क्या है, अवेल के सिनोनिमस है। इसका मतलब होता है प्राप्ति। क्या होता है, इसका मतलब प्राप्ति। हिंदी में इसका मतलब प्राप्ति होता है। नेक्स्ट वन जो वर्ड है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है दोस्तों खत्म करना, और ये एक नाउन है अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे। और इसके जो सिनोनिमस है, पहला है एंडिंग, दूसरा है क्लोजिंग, और थर्ड वन है कंक्लूजन, और लास्ट वन है फिनिश और स्टॉप। तो ये कुछ एक वर्ड है जो टर्मिनेशन के क्या होते हैं, सिनोनिमस होते हैं। नेक्स्ट वन जो है इंपोज। इंपोज का मतलब होता है लागू करना। तो इसका पहला सिनोनिमस है रूल, ओपिनियन, टू मेक, लॉ। तो ये कुछ एक जो इसके क्या है, सिनोनिमस है। नेक्स्ट वन जो है आपका फोर्थ जो वर्ड था, मैनिपुलेटिव, और ये एडजेक्टिव की तरह यहां काम कर रहा है। और इसका जो सिनोनिमस है वो है अनफेयर, फोर्सिंग सम टू डू व्हाट यू वांट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
नेक्स्ट वन जो लास्ट वन है वो है ट्रांसमिसिबल। तो ट्रांसमिसिबल जो है एडजेक्टिव है, याद रखना दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव है। और इसके जो सिनोनिमस है वो क्या है, एबल टू पास वन पर्सन टू अदर पर्सन। और इसके सिनोनिमस आपको क्या क्या याद रखने हैं, कम्युनिकेबल, कॉन्ट्रैक्टेबल, कैचिंग। जैसे अभी कोरोना टाइम है तो ये सारे वर्ड उससे कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। इनफेक्टियस, कॉन्टेजियस और ट्रांसमिटेबल। तो ये जो इसके हैं क्या है, सिनोनिमस है। आप अच्छे से इसको याद रखना और इसको बार बार रिवाइज करना। तो आपको क्या होगा, ये आने वाले जितने भी एग्जाम हैं वहाँ पर एक पार्ट रहता है सिनोनिमस या एंटोनिमस का, और वहाँ पर ये वोकैबुलरी आपकी हेल्प करती है दोस्तों। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो आगे चलते हैं। आगे वाला जो पोर्शन है वो हिंदी का पोर्शन है। तो कुछ एक मुहावरे हैं और उसके मीनिंग है और वाक्य में उसका प्रयोग किया जाएगा। और ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जाम जो होता है, चाहे क्लास 1 का है, क्लास 2 का है, क्लास 3 का है, क्लास 4 का है, चाहे वो स्टेट का हो, सेंटर का हो, सारी जगह ये मुहावरे पूछे जाते हैं। 4 या 5 या 6 नंबर का रेशो रहता है। और जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज या आपका क्या बोलते हैं, नायब तहसीलदार, आपका जो मतलब HPS है, वो उन एग्जाम में हिंदी का जो पोर्शन होता है वहाँ 10 या 15 नंबर के ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उल्टी गंगा बहाना। तो लोक रीति के विरुद्ध जब कोई काम करता है उसको बोलते हैं उल्टी गंगा बहाना। तो दोस्तों क्या है, राम हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। बोलने का मतलब है जो भी हमारी परंपराएं हैं, जो भी हमारे रीति रिवाज है, अगर कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध काम करता है तो उसको बोलते हैं उल्टी गंगा बहाना। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन है कच्ची गोलियां ना खेलना। तो कच्ची गोलियां ना खेलना का मतलब है कि काफ़ी अनुभव होना। कच्ची गोलियां ना खेलने का मतलब है कि अनुभव प्राप्त व्यक्ति या अनुभव और जानकारी के साथ काम करने वाला व्यक्ति। तो जो क्या बोलते हैं, राम और रावण ने युद्ध में कच्ची गोलियां नहीं खेली। बोलने का मतलब है उनको अच्छे से इसका नॉलेज था। उन्होंने जब युद्ध किया तो ये क्या थे, एक मतलब दोनों युद्ध योद्धा थे और उन्हें अच्छे तरह जो मतलब युद्ध के बारे में नॉलेज था। नेक्स्ट वन है कमर कसना। तो दोस्तों कमर कसने का मतलब निश्चय कर लेना, बिल्कुल तैयार हो जाना। तो यहाँ पर तैयार हो जाना मीन्स कमर कसना, तैयार हो जाना। तो आप कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आज हिस्टोरिकल पार्ट में मंडी के ये बात की कि श्याम सेन ने जीत सेन के ऊपर अटैक किया था। तो आप बोल सकते हैं जब श्याम सेन ने सुकेत के राजा जीत सेन पर आक्रमण किया तो उसने सैनिकों को कमर कसने की सलाह दी। इसके अलावा आप छोटे छोटे कोई भी वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपको पता है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और साथ में जो आपका गुजरात और महाराष्ट्र वाला रीजन है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो तूफान आया हुआ है यास, या जिसको हम तौकेटी बोलते हैं, तो वहाँ के लोगों का जो कलेजा है वो क्या हुआ है, मुंह को आ गया हुआ है। कलेजा मुंह को आने का मतलब होता है बहुत घबरा जाना। तो आप लिख सकते हैं गुजरात और जो आपके उड़ीसा और गुजरात के लोग यास तूफान के आने के कारण उनका एक बार दोबारा बोलता हूं मैं, गुजरात और जो महाराष्ट्र वाला रीजन है या फिर जो आप बोल सकते हैं उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल वाला रीजन है, वहां पर तूफान के आने के कारण वहां के लोगों का जो कलेजा है मुंह को आ गया है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, इसका सेंटेंस बना सकते हैं, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। काठ का उल्लू होना, बिल्कुल मूर्ख होना। राम क्या है, काठ का उल्लू है क्योंकि उसे कुछ पता नहीं चलता है। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं आप, मतलब सिंपल से सिंपल, जिसमें ज़्यादा आप गलतियां भी ना करें और बिल्कुल छोटे मतलब एक नॉर्मल वर्ड उठाकर एक अच्छा सा सेंटेंस बना सकते हैं। वाक्य में प्रयोग इसी तरह किया जाता है। कान का कच्चा होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गलत बात पर जल्दी विश्वास कर लेना। कान का कच्चे का मतलब है कि अगर व्यक्ति कोई गलत इंफॉर्मेशन भी देगा तो आप उसके ऊपर भी विश्वास कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं कान का कच्चा। राम कान का कच्चा है, क्यों? क्योंकि कोई भी उसे गुमराह कर सकता है। कोई भी अगर झूठ भी बोलेगा तो वो क्या करता है, उसकी बात पर भी
विश्वास कर लेता है, इसको बोलते हैं कान का कच्चा होना। नेक्स्ट वन है कान काटना। तो दोस्तों कान काटने का मतलब होता है मात कर देना या होशियारी दिखाना। कान काटना ऐसे बोल सकते हैं कि चतुर होना। क्या बोल सकते हैं आप? चतुर होना। तो चतुर होने का मतलब जो है उसको ही कान काटना बोला जाता है। तो आई होप आपको कान काटना, आप यहाँ सेंटेंस क्या बना सकते हैं, सेंटेंस कोई भी बना लो कि जो राम है वो क्या करता है, हमेशा दूसरों के कान काटता है। बोलने के बाद दूसरों के सामने वो क्या करता है, होशियारी दिखाता है। तो नेक्स्ट वन जो पोर्शन है उसके ऊपर चलते हैं। तो ये आपके लिए है, आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर करने हैं। मैं दोस्तों दोबारा से आपसे कहना चाहता हूं, जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करो। उससे क्या होगा, एक मोटिवेशन मुझे मिलेगी, साथ में क्या होगा, जब कमेंट सेक्शन क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा। और आई होप मैं आपको एक श्योरिटी देता हूं कि कुछ समय के बाद आपको क्या होगी, इन जो ये हम कर रहे हैं इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम के आए हुए पेपर की कलेक्शन है। और जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास जो भी मतलब है 4 या जो 1 है, जितनी भी मतलब क्लासेस है, उन सबकी जो जितने भी पेपर हुए टिल आज तक, चाहे पीएन का है चाहे क्लरिकल का है, वहाँ से ये चीज़ें क्या की हुई है, उठाई हुई है और आपको क्या किया जा रहा है, इनके बारे में बताया जा रहा है। तो आई होप आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे। तो कान खड़े होने का आपने क्या करना है, पहले तो मुहावरा बताना है, फिर क्या करना है, इसका कमेंट सेक्शन में क्या करना है, आंसर भी करना है। कान भरना, तो ये भी आपको मतलब आंसर करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। किताबी कीड़ा होना, इसका भी आपको वही करना है। किताबी कीड़ा होना, ये इसका भी आपको क्या करना है, मतलब जो वही बात है। खाक छानना और साथ में खून खोलना। और जो कुछ एक मुहावरे थे जो कल के थे, उसके आज मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो पहला है आंखें दिखाना। तो आंखें दिखाना का मतलब होता है दोस्तों क्रोध करना। क्या होता है इसका मतलब? क्रोध करना। आंखें दिखाने का मतलब होता है क्रोध करना। तो आप इसका सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं कि राम हमेशा क्या करता है, मुझे आंखें दिखाता है, या राधा अपने पति को आंखें दिखाती है। तो इस तरह आप सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो ये आप याद रख सकते हैं कि आंख दिखाने का मतलब क्या होता है। आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, तो मीन्स बुरी नजर से देखना, ऐसे बोल सकते हैं आप, या क्रोध से देखना, या आश्चर्यचकित होकर देखना, आंखें फाड़ फाड़ कर देखना। जब आप किसी की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं तो ये एक गलत इंटेंशन होता है आपका, और इसका मतलब क्या होता है कि क्रोध से देखना या बुरी नजर से देखना। तो आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है, आपको शर्म करनी चाहिए। तो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, राम हमेशा लड़कियों के प्रति आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। या क्या बोल सकते हैं कि जब उन दोनों के बीच लड़ाई हुई, उसके बाद, कोई भी हो सकता है, राम और श्याम के बीच लड़ाई होने के बाद वो अब एक दूसरे की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। तो ये इसका क्या है, सेंटेंस में यूज है। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट मुहावरा है, आंखों में खटखना। तो आंखों में खटकना का मतलब होता है बुरा लगना। जब मैंने राम को यह सलाह दी कि आपको बुरे लोगों की संगत छोड़ देनी चाहिए, तब से मैं उसकी आंखों में खटकने लगा हूं। तो ये आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ये मैं सेंटेंस बना रहा हूं, आप भी कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, पर ध्यान रखना वो क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वन जो मुहावरा है दोस्तों, आंखों में धूल झोंकना। तो खुलेआम धोखा देना। तो आंखों में धूल झोंकना, ये आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। हरिया ने क्या बोलते हैं, रांझू की आंख में धूल झोंक दी। तो ये ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं जो इंटरेस्टिंग भी हो, याद भी रहे, मींस सेंटेंस फॉर्मेशन आपके हाथ में है। नेक्स्ट वन जो मुहावरा है, ये लास्ट वन था कल का, आकाश से तारे तोड़ना, पर यहां लिखा हुआ आकाश के तारे तोड़ना। तो आकाश के तारे तोड़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको सिंपल वे में बता दूं कि असंभव कार्य को संभव करना, या आप बोल सकते हैं अथाह प्रयत्न करना, तभी क्या कर पाएंगे आप, आकाश के तारे तोड़ पाएंगे। मींस असंभव काम को संभव बनाना, या असंभव कार्य को संभव बनाने की कोशिश करना, या आप बोल सकते हैं अथाह प्रयत्न करना। तो इससे क्या हो, मतलब ये जो आपका आकाश के तारे तोड़ना, बोलने का मतलब है
कि एग्जाम को पास करना आकाश के तारे तोड़ने के समान है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस लिख सकते हैं, या परीक्षा को पास करना आकाश से तारे तोड़ने के समान है। तो ये क्या था, आपके कल के कुछ एक मुहावरे थे। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोबारा से मैं कहना चाहूँगा, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुद खुश रहिए और दूसरे को भी खुश रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।